नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट 2022 में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। जो विकास का प्रत्येक स्टेप होता है उसमें सामाजिक अपेक्षा को हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों विकासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, जो सामाजिक अपेक्षा होती है उसे हम विकासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विकास खाली स्थान है, अर्थात विकास का क्या अर्थ होता है। शरीर के मध्य बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी होता है, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों शरीर के मध्य बाहर की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कथन और तर्क करके, जिसमें कथन में कहा गया है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। दूसरा जो तर्क दिया गया है, मानव मध्य बाल्यावस्था के तर्क के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन जो है नहीं सीख सकते बोला गया है, जबकि सीख सकते हैं। और जो है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ये दोनों ही दोस्तों रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले में दिया गया है आर और ए दोनों सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा दोनों सही है, ये भी गलत। और जो है हमारे फोर्थ में दिया गया है आर और ए जो है दोनों गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य खालिस्तान रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। एक 8 वर्षीय सना यानी कि 8 वर्ष की एक बच्ची है, एक जज के रूप में तौर में दूसरे बच्चे के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में खाली स्थान की भूमिका को दर्शाता है। अर्थात विद्यार्थियों के एक समूह में खेल हो रहा है, जिसमें एक लोकप्रिय नृत्य में एक सना नाम की बच्ची है जिसको जज बना दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि वो जो टिप्पणी कर रही है बच्ची दूसरे बच्चे के नृत्य पर, तो कौन सी जो है भूमिका को समाजीकरण में निभाती है। पहला ऑप्शन है धार्मिक संस्थान, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है परिवार, ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं मीडिया का, मीडिया दिया गया है दोस्तों, तो मीडिया जो होगा ये सही हो जाएगा, विद्यालय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका मीडिया जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के, जो जीन पियाजे हैं मनोवैज्ञानिक, उनके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा पाते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसमें बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में जो है क्रम हिसाब से उन्हें जमा पाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कब होगा दोस्तों, जब वो मूर्त संक्रियात्मक होते हैं, अर्थात जब वो मूर्त चीजों में सोच पाते हैं तभी वो कहे गए उसको ऑर्डर के हिसाब से क्या कर पाएंगे, उसमें ये एबिलिटी आ पाएगी कि वो जो है उसको ऑर्डर वाइज जमा सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है, क्या है, एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है। जो मानसिक संरचना और परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, पहला दिया गया है नकल उतारने जैसा व्यवहार, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा वस्तु स्थायित्व दिया गया है, तो वस्तु के स्थायित्व भी नहीं होते। तीसरा दिया गया है आत्मसातीकरण, यही जो होगा दोस्तों आत्मसातीकरण, ये सही हो जाएगा। बच्चे क्या कर पाएंगे, आत्मसातीकरण कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को एक समस्या हल खोजने में संघर्ष करते देखकर
उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह खाली स्थान का उदाहरण है। विद्यार्थियों को कोई समस्या हो रही है और उसके हल खोजने में संघर्ष हो रही है, तो उनकी जो टीचर है उनको सुलझाने के लिए कोई संकेत देती है और बताने की कोशिश करती है। ये लेव वाइगोस्की के कथन में कौन से सिद्धांत का उदाहरण है, इसके बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन है पाड़ का, दूसरा है प्रतिवर्तन, तीसरा क्रमबद्धता और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपादक अध्यापन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पाड़ जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? पाड़ जो होगा इसका करेक्ट। पाड़ को दोस्तों इसके फोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या? पाड़ की जगह आपको इसके फोल्डिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसके फोल्डिंग को पाड़ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, सिद्धांतकारी ने, कि जो संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जो लेव वाइगोस्की थे, इन्होंने ही कहा था कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, एक जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है। जो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है वो क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला है, उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुलझाई। फोर्थ है, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो इसका आलोचना वाला जो था दोस्तों वो था पहला ऑप्शन, जिसमें नारी के परिप्रेक्षण गौण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हार्वर्ड गार्डन ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित की गई प्रकार में नहीं है? तो कौन सी बुद्धि जो है दोस्तों गार्डनर के सिद्धांत में नहीं किया गया है? तो वो था दोस्तों व्यवहारिक ज्ञान जो था वो हार्वर्ड की बुद्धि में प्रयोग नहीं किया गया था। ये जो हो दोस्तों हार्वर्ड में सुझाव को नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो कक्षा में प्रगतिशील संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विविध तरीके से स्पष्टीकरण करना ही संरचनात्मक शिक्षण का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक के संदर्भ में, जो बहुभाषिक है उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। और जो दूसरा ऑप्शन है, स्कूल को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों दंडित किया जाना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो है उन्हीं के आधार पर उनको प्रवेश देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेश को क्या करे, बढ़ावा दे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को किसी उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, तो उनके संदर्भ में बच्चों के मस्तिष्क में किस तरह से विकास होगा या क्या उनका मनोविकार होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो कम संभावना है
कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ऐसी कम संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो पिता का काम है वो माताएं कर रही है और माता का काम पिता कर रहे हैं, तो ये कम संभावना है कि उनमें जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना एवं डर पैदा करना, तो ये ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, तीसरा जो है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये तीनों जो होंगे वो सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गत्यात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझने में मदद करता है? जो गत्यात्मक मूल्यांकन होते हैं वो क्या समझने में मदद करते हैं? पहला है बच्चों का बौद्धिक स्तर, दूसरा समकक्षियों का तुलना में छात्रों का संबंधित पद, तो ये तो दोस्तों संबंधित पद ये गलत हो जाएगा। बच्चों का बौद्धिक स्तर ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है बच्चों के विशिष्ट अधिगम की आवश्यकताएं, तो बच्चों की जो विशिष्ट अधिगम की आवश्यकताएं होती है यही जो होता है दोस्तों गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से जो है बचना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए, विद्यार्थियों को शैक्षिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए, तीसरा है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र योजनाएं बनाने के लिए देना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो लागू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक ऐसा तंत्र तैयार करो जिससे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता की स्वीकृति, तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, और फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अधिगम की जो गति है उसको परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दूसरा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, एक विद्यार्थी जो है कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक है? पहला है अवधान न्यूनता या फिर अतिसक्रियता विकार, दूसरा जो है दृश्य बाधिता, और तीसरा वाचन वैफल्य, और चौथा जो है लेखक वैफल्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवधान न्यूनता या अति सक्रियता विकार के कारण जो है वो बच्चे का ध्यान आसानी से आकर्षित हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेश हेतु एक अध्यापिका को खाली स्थान करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया गया है उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऐसी गतिविधियों का चयन करें जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देखने की संभावनाएं हैं। वे किसे समुन्नत कराती है। ऐसी गतिविधि को हमको चुनना है जो अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाओं को विकसित करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है रटकर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा या प्रतिस्पर्धा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को खाली स्थान करना चाहिए। अर्थात परीक्षा में जो विद्यार्थी कम अंक पाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? पहला है विशिष्ट विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन और तर्क करके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। पहला कथन जो है क्या कहा गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो नई सामग्री है बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी है। तर्क क्या कहता है? अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। जो अधिगम होते हैं वो एक रेखीय तरीके से होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका तर्क और जो कथन के बारे में बताया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए तो सही है, लेकिन अधिगम को एक रेखीय तरीके से जोड़ना ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो कौन सी ऐसी धारणा है जो विद्यालय में चुनौती देनी चाहिए? तो किसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला है विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। दूसरा, सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। और तीसरा है सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? किसी चीज संप्रत्यय को पढ़ाते समय अध्यापक को क्या चीज जो है वो नहीं करना चाहिए? तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है रूपकों का विभिन्न क्षेत्र व एक ही क्षेत्र का उपयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? तो कौन सी ऐसी तकनीक है जिस पर अध्यापक को बल देना चाहिए? पहला, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? संरचनाबद्ध तरीके से अधिगम को सिखाना, यही जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है? कौन जो है वो बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। तो रुचि जो है दोस्तों, इंटरेस्ट, यही जो है बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? कौन सा जो भाव है वो विद्यार्थियों के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निराशा जो होगा ये सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन उत्सुकता, जिज्ञासा और कृतज्ञता जो होते हैं ये बाधक उत्पन्न नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में जल सम प्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब पानी जो है रंगहीन नहीं है, पानी जब रंगहीन नहीं है, अध्यापिका के पूछे जाने पर
वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कहा गया है ये जल के बारे में कहा गया है कि जल जब रंगहीन नहीं है तब अध्यापिका से पूछे जाने पर कि उसके घर के पास के नाले के पानी के संदर्भ में बच्चे में क्या हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तब अध्यापिका जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? पहला ऑप्शन है इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। दूसरा है इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे दोस्तों, डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने के तर्क बताना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है केवल एक ही सही जवाब है ऐसा कहना चाहिए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने पर तर्क बताना चाहिए कि क्यों जो है जल रंगहीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम का सामाजिक खाली स्थान संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? तो अधिगम का सामाजिक जो संरचनात्मक है उपागम को कौन से महत्ता पर जो है बल देता है? तो वो होगा दोस्तों, वो सांस्कृतिक संदर्भ में बल देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। जो अधिगम है वो सबसे अधिक और प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शनकारी अभिमुखी हो, अभिगमकर्ता बाहत कारकों से अभिप्रेरित हो, और फोर्थ ऑप्शन है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यह संदर्भित रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संदर्भित रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीटेट 2022 में पूछे गए बाल विकास के पेपर 2 के प्रश्न, जिसको हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।